अपराध से एक अलग दुनिया थी। इसमें सिद्धांत थे, इसके आइडियोलॉग्स थे, इसका काडर था और एक ये आंदोलन था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, रोजी रोटी, घर द्वार रहने का कोई और रास्ता नहीं है। जो ये संवैधानिक व्यवस्था ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था ये तुम्हारे लिए नहीं है। आप ये कहिए कि ये क्रांति होनी चाहिए, लाल क्रांति इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। उस स्टेज पर आते हैं व्हेन व्हाट आई कॉल अ क्रिटिकल मास इन टर्म्स ऑफ देयर कार्डर स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, वेपनरी। तब जो लोग इनके सपोर्ट में नहीं आते हैं गांव में, उनको फिर ये लोग छोड़ते नहीं हैं, या जो किसी का लग जाए कि ये मुखबिरी का काम कर रहा है, फिर उसके खिलाफ ये लोग। मैं जब गया था जीजीपी लिया, उसके ठीक 3 दिन बाद एक बड़ा हादसा हुआ था। एक जो आप जानते हैं कि ट्राइबल इलाके में सप्ताह के हाट लगते हैं, मंगला हाट होता है। जी। वहाँ पर अचानक ट्राइबल्स पहुँच गए। वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी थे, उनको मार दिया, उनके हथियार छीन लिए। लेकिन अगर पॉलिट ब्यूरो 10 लोगों की है, सेंट्रल कमेटी अगर 12 लोगों की है, उसमें आप घुस पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। नक्सलवाद आया, उन चीज़ों को आप मत आने दीजिए। नक्सलियों को मालूम है कि अगर ये लोग सफल हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। भारत के वनवासियों और आदिवासियों में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को लेकर 1967 में एक आंदोलन पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ, जिसने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया था। चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं की अगुवाई वाले इस आंदोलन को ही नक्सलवाद का नाम मिला। चीन की माओवादी विचारधारा से प्रेरित होने की वजह से इसे माओवाद भी कहा गया। पिछले 58 वर्षों में हजारों लोग नक्सलवादी हिंसा में मारे गए, अरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई। लेकिन पिछले कुछ समय से नक्सलवाद पर लगाम लगी है। कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के 215 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले चुका नक्सलवाद अब महज 10-11 जिलों में ही सीमित होकर रह गया है। लगभग सभी बड़े नक्सलवादी नेता मारे जा चुके हैं। यह कैसे संभव हुआ, यह हम जानेंगे झारखंड के पूर्व डीजीपी श्री कमल नयन चौबे से, जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद का पतन आरंभ हुआ था। इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप झारखंड के डीजीपी रहे हैं और हमने झारखंड में देखा कि झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वो इलाका था, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़ का जीरम घाटी, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे नक्सलिज्म एक समय चरम पर था और अब लगभग खत्म हो गया है। जितने बड़े बड़े उसके गणपति, शंकर, हिडिमा, सारे के सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? शुरू से मैं कहूँ तो देखिए, ये सामान्य अपराध नक्सल जो करते हैं वो कवर तो होते हैं उस समय इंडियन पेनल कोड, अब भारत संस्था जो आ गया, इंडियन पेनल कोड के किसी न किसी सेक्शन से वो अट्रैक्ट होंगे। अगर उन्होंने किसी की हत्या कर दी तो 302 का मुकदमा दर्ज होगा। अगर किसी को किडनैप करके ले गए तो उसके मुकदमे दर्ज होंगे। एक्सटॉर्शन कर रहे हैं तो उसके लेकिन ये अपराध से एक अलग दुनिया थी। इसमें सिद्धांत थे, इसके आइडियोलॉग्स थे, इसका काडर था और एक ये आंदोलन था। मुझे याद है कि जब मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उससे 4-5 साल पहले, जब ये चीज़ें शुरू हुई थी 5-7 साल पहले, नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में और चारू मजूमदार निकल के आए थे। तो आप यकीन मानिए शरद जी, उस समय मुझे लोग बताते थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़के नक्सल आइडियोलॉजी से अट्रैक्टेड थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई, घर द्वार छोड़ के इसमें शामिल हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे उनका इससे मोह भंग हुआ। उसके बाद जो जहां गए, जिन इलाकों की आपने चर्चा की, आंध्र प्रदेश से लेकर यहाँ से होते हुए नेपाल तक, उसको टिपिकली रेड कॉरिडोर कहते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बाद में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड होते हुए ऊपर और साइड में महाराष्ट्र। हालांकि इसके कई थियोरीज हैं। मैं भी एक अखबार में पढ़ रहा था कि गरीबी ही नक्सल का
आंदोलन की जनदाता हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मुख्यतः ये इस इलाके में अगर आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, तो उसमें यही आपको मिलेगा कि नंबर 1 सारे के सारे डिफ़िकल्ट टेरेन्स थे। प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये डिफ़िकल्ट टेरेन्स थे और शायद इसलिए भी रहे होंगे वहाँ पर नक्सलों का कि वहाँ पर ट्रेनिंग देना, वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उससे बच के रहना, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना ये आसान होता है। आप सामने खेत खलिहान अगर हैं तो वहाँ वो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन इलाकों में भी बिहार में नक्सलिज्म का काफ़ी प्रभाव था जी। लेकिन इन इलाकों में ज़्यादा रहा है। मैं ये कहूँगा कि जिस चीज़ को इन्होंने बताया स्थानीय ग्रामीणों को ये, उसमें तो गरीबी, बेरोजगारी, इन दोनों से बढ़कर शोषण और ये बताना उनको कि अब उनको जो व्यवस्था है सरकार की उससे कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी एक निहत्थे युवक को हाथ में हथियार देकर और सरकार के खिलाफ लड़ाई करने को तैयार करते हैं तो उसके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, आपको सपने बेचने होंगे। तो इस तरह से, और इसीलिए आइडियोलॉग्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनको सेंट्रल कमेटी है, पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स हैं, इसी का सब काम के लिए। तो उन्होंने किया और उन्होंने एक आंदोलन चलाया और इतना बड़ा आंदोलन था कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इट वाज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो सर ये इसके पीछे लोगों के अंदर व्याप्त डर था या लोगों को डराया गया? नक्सलिज्म जो थ्राइव किया है, नक्सलाइट्स डराते थे गांव वालों को, आदिवासियों को, या उनको एग्जॉर्ट करते थे, उनको अंदर से कन्विंस करते थे कि तुम ऐसा नहीं? दोनों चीजें। क्या होता है कि आप एक आंदोलन को, जैसे आपने कहा कि अब एकदम शुरू के मैंने बात बताई जब ये नक्सलबाड़ी के लाश, और आज जब आप खुद बता रहे हैं कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये एक दौर है। इस दौर में आप देखिएगा तो दोनों चीजें हुई हैं। शुरू में उन्होंने अपने काडर को बनाने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए उन्होंने बताया कि इसके अलावा अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, रोजी रोटी, घर द्वार बनाने का कोई और रास्ता नहीं है। जो ये संवैधानिक व्यवस्था ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सभी शोषक वर्ग के हिस्सा हैं, सब के सब। और इसीलिए इनके खिलाफ एक आंदोलन, आप ये कहिए कि ये क्रांति होनी चाहिए, लाल क्रांति इस तरह की चीज होनी चाहिए। इस तरह से ये शब्द सुनने में अक्सर नहीं आता, लेकिन रास्ता वही उसी सब तरह का था। लेकिन जब ये लोग उस स्टेज पर आते हैं, व्हेन व्हाट आई कॉल अ क्रिटिकल मास इन टर्म्स ऑफ देयर कार्डर स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, वेपनरी, तब जो लोग इनका सपोर्ट में नहीं आते हैं गांव में, उनको फिर ये लोग छोड़ते नहीं है, या जो किसी का लग जाए कि ये मुखबिरी का काम कर रहा है, फिर उसके खिलाफ ये लोग करते हैं। तो दोनों चीज, शुरू में एक्सट्रॉल करते हैं, उनको उभारते हैं, बताते हैं कि तुम आओ, तुम्हारे लिए है, हमारा कुछ इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं। और जब वो आ जाते हैं, ये हो जाता है, आगे बढ़ने में अगर उनको रास्ते में कोई रुकावट आती है तो फिर उसका वो लोग जो आपने बताया उसी तरीके से उसका, क्योंकि सर आप झारखंड में थे और वहाँ पे भी ये नक्सलिज्म काफ़ी हद तक था, काफ़ी गहरा था, और मेरे ख्याल से उस समय भी आप सर्विस में थे जिस समय झीरम घाटी में पूरी एक छत्तीसगढ़ की लीडरशिप समाप्त कर दी गई। आंध्र प्रदेश में जो नक्सलिज्म से लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स बनी थी ग्रे हाउंड, उसके 76-78 जवान, अधिकारी, सबको समाप्त कर दिया गया। अक्सर लैंडमाइन ब्लास्ट होते थे। तो ऐसे में क्या जो हमारी फोर्सेस थी उनकी ट्रेनिंग में कमी थी, या उनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स नक्सलाइट्स के बेहतर थे हमारे? मैं आपको पहले बताऊं कि इस मंच का जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं उस समय की आंध्र प्रदेश पुलिस को जी। और आंध्र पुलिस ने जबरदस्त काम किया। ग्रे हाउंड रिमेन्स एन एक्सीलेंट मॉडल टू हैंडल अ सिचुएशन लाइक नक्सलिज्म। एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली टॉप क्लास।
लेकिन अकेले पुलिस नहीं कर पाती। उस समय आंध्र प्रदेश में जो मुझे हमारे बैचमेट्स बताते कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो जी, सबों के बीच में एक समरसता थी, एक विचारों की समानता थी कि ये चरमपंथी किसी भी पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। जी, अगर ये संविधान के खिलाफ है, संविधान से बनने वाले कानून के खिलाफ है, अगर ये न्यायालय के खिलाफ है, तो फिर ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खिलाफ है। तो वंस देयर वाज अ कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज दैट नक्सलिज्म हैज टू बी टेकन हेड ऑन एंड साइमल्टेनियसली जिन चीजों से नक्सलिज्म की ताकत बढ़ी है, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, उसको भी ख्याल रखना है, उसको भी खत्म करना है, उसको वहां पर डेवलपमेंट लाना है, विकास लाना है, तो ये संभव हो पाया। और उन्होंने कई नायाब प्रयोग किए। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस कलेक्शन में बहुत अच्छी मतलब जिसको कहते हैं ना क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड अ क्वांटम लीप इन काइंड ऑफ इन द क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन, रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्शन। और फिर जहां जो परेशानी होती है, आप जानते हैं कि जहां जो परेशानी है उसकी कुछ अपने लोकल चीजें होती हैं, तो जो वहां की फोर्सेस थी उससे सीखती हैं। तो झारखंड में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी जब ये आया तो आप सही कह रहे हैं कि उस समय झारखंड में हम लोग के पास उतनी चीजें नहीं थी, ना पर्याप्त बल में फोर्स था, ना उस तरह की ट्रेनिंग थी, ना इस तरह के हथियार थे। लेकिन जो झारखंड पुलिस के उस समय जो 2000 के बाद जो झारखंड पुलिस के पुलिसकर्मी थे, उस समय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, डीजीज थे, उन्होंने पूरे हौसले के साथ इसका मुकाबला किया, धीरे धीरे अपने को मजबूत किया, जो चीज़ें ज़रूरी थीं अपने को संगठन को मजबूत करने के लिए, पुलिस को मजबूत करने के लिए, वो किया। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड बैटल इनॉक्यूलेशन, कि आप सब चीज़ से मजबूत हैं लेकिन अगर दिमागी तौर पर उतने मजबूत नहीं है तो भी परेशानी थी। तो एक लंबी संघर्ष में बैटल इनॉक्यूलेशन भी हर स्तर पर हुआ। साथ साथ सरकारों को भी ये मालूम था कि अगर सिर्फ ये पुलिस के माध्यम से आप नक्सल को कंट्रोल करना चाहेंगे तो पहली चीज वो होगी नहीं, और दूसरी अगर होगी भी तो वो अस्थायी निदान नहीं होगा। इसलिए जो चीज उनको आगे बढ़ा रही है उसका निदान होना चाहिए। तो पुलिस का ये एक बहुत बड़ा रोल था कि जहां जहां से हम लोगों ने लगभग 2/3, एक समय में 2/3 जिले इनकी चपेट में थे जी, तो जहां जहां पुलिस ने नक्सलियों के प्रभाव को कम किया या सफाया किया, वहां पर प्रशासन ने तुरंत विकास से जुड़ी हुई चीजों को शुरू किया। या जहां हम लोग साफ नहीं भी कर पाए थे वहां भी पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर में यू रोल आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। सड़कें बनी, बिजली गांव गांव पहुंचा, हॉस्पिटल बने, विद्यालय छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को पढ़ने के लिए किया। तो एक जो सपना उन्होंने बेच रखा था कि ये सिर्फ शोषण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं, वो हुआ। जब तक मैं आया तब तक काफी हद तक नियंत्रण हो चुका था और एक बड़ी शहादत दी है सीनियर अफसरों ने, इंक्लूडिंग आईपीएस ऑफिसर्स, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, जवान हवलदारों ने एक बड़ा संख्या में उन्होंने शहादत दी है। मैं जब गया था जीजीपी लिया, उसके ठीक 3 दिन बाद एक बड़ा हादसा हुआ था। एक जो आप जानते हैं कि ट्राइबल इलाके में सप्ताह के हाट लगते हैं, मंगला हाट होता है, जी, वहाँ पर अचानक ट्राइबल्स पहुँच गए, वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी थे, उनको मार दिया, उनके हथियार छीन लिए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एक जगह जो ये लोग बड़ी गलती करते हैं वो ये कि जैसे जैसे समय बीतता है आंदोलन का, तो आप देखेंगे कि उन आंदोलन में उनके जिस सिद्धांत पर वो चले थे वो खत्म हो जाते हैं जी, जो लीडरशिप है उसका कमिटमेंट खत्म हो जाता है। तो हमारे आने के पहले और हमारे आने तक कई ऐसे नक्सल के बड़े लीडर थे जो आदिवासी बच्चों को तो कहते थे कि तुम लड़ो, हथियार लो और जाओ पुलिस से लड़ो और इनसे लड़ो, और उनके बच्चे बड़े शहरों के बड़े स्कूलों में पढ़ते थे। जो वो टैक्स वसूलते थे जबरन, उससे बड़े बड़े शहरों में उनके घर बनते थे। जब ये बातें धीरे धीरे आने शुरू हुई और सबको मालूम चलने लगा कि ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बात करता है
और हमारे लिए दूसरा बात करता है तो उनकी साख खत्म हो गई। जी। और किसी भी आंदोलन में अगर नेतृत्व की साख खत्म हो जाती है तो आंदोलन का अंत हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो अब सरकार है, अभी भारत की सरकार, दे आर वेरी क्लियर। उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा, और ये एक बहुत मैं कहूँगा कि कई चीज़ें आप करिए बट देयर शुड बी वन फोकस, प्रायोरिटी एरिया। तो ये था कि मुझे जो काडर के और लोग हैं उन पर तो आप कार्रवाई करिए ही, लेकिन सबसे पहले आप कार्रवाई करिए जो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। और जितने नाम आपने गिनाया कि ये पकड़े गए, सरेंडर किए या मारे गए, ये सब के सब या तो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रहे या सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे। और ये एक बहुत सही रणनीति और एक बहुत सही सोच है। जैसा सर अभी आपने कहा कि वो जहाँ रहते थे वो इतना डिफिकल्ट टेरेन था, अबूझमाड़ से लेके और बस्तर और सारी जगहों पे, तो वहाँ पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं कि ड्रोन से, सैटेलाइट से, क्या उसकी वजह से मदद मिली? देखिए, हमारे समय में तो ड्रोन और सैटेलाइट का कोई सपोर्ट था नहीं। और ये बात सही है कि चूंकि कहीं भी दुनिया में, कहीं भी, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, कहीं भी दुनिया में जो लोग निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने वाले लोग या जो लोग रणनीति बनाते हैं, उनकी संख्या इतनी कम होती है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू देयर ग्रुप। अगर मान लीजिए कि 100-150 लोग हों तो आप यू कैन पेनिट्रेट देयर रैंक एंड फाइल। लेकिन अगर पॉलिट ब्यूरो 10 लोगों की है, सेंट्रल कमेटी अगर 12 लोगों की है, उसमें आप घुस पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है जी। तो फिर उसके और अपने तौर तरीके इंटेलिजेंस गैदरिंग के हैं। तो रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस होना हमेशा एक चैलेंज रहा है। और एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हो, उसकी बहुत बड़ी सफलता इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपका इंटेलिजेंस कलेक्शन कितना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट भारत सरकार में ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उनका सपोर्ट रहता है। हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि अगर नक्सल का ग्रोथ हो रहा था तो हमारी भी कैपेसिटी ग्रो कर रही थी। और उस कैपेसिटी में सिर्फ मोबिलिटी और कम्युनिकेशन के चीज़ें नहीं थी, उसमें मैन पावर भी था, उनकी ट्रेनिंग थी, बैटल इनॉकुलेशन था, टफनिंग ऑफ माइंड थी, प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन था, और इंटेलिजेंस भी था। और जहाँ ग्रामीणों को मालूम चला कि आप उनके जेन्युइन हमदर्द हैं, आप उनके दर्द को समझते हैं, आप उनकी परेशानी में खड़े रह सकते हैं और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं में से डरते डरते भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताने लगेंगे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या होने वाला है। और जैसे जैसे ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती है और उस पर पुलिस काम करना शुरू करती है, वैसे वैसे वो लोग कमजोर होते हैं। तो आज सर जिस स्टेज पे नक्सलिज्म आ गया है, मुश्किल से 10-11 जिलों में सीमित रह गया है, उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया है, मिलिट्री लीडरशिप उनकी खत्म हो गई है, आइडियोलॉग्स खत्म हो गए, क्या लगता है कि अब ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वापस आने की कोई, देखिए, वापस आने की बात तो मैं इसलिए कभी नहीं कहता हूं कि जिन चीजों के चलते नक्सलवाद आया उन चीजों को आप मत आने दीजिए। शोषण मत करिए गरीबों का। जो गरीब हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनको न्याय दीजिए अगर उनके साथ ज्यादती हुई है। वो तो बहुत आसान चीज होती है। मतलब हम लोग जो चीज होनी चाहिए उसको हम लोग इतना बड़ा समझते हैं, बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन नक्सल का अपने इस वेश में आना मुश्किल है, नामुमकिन है। सर इस सेगमेंट में मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि झारखंड में दोनों धाराएं एक साथ चली, दोनों शोषण के खिलाफ थी, एक अलग राज्य की मांग थी और एक नक्सलिज्म था। तो नक्सलिज्म कभी भी जो आदिवासियों के अपने मूवमेंट थे उस पर हावी नहीं हो पाया, जबकि ये दूसरे राज्यों में नहीं हो पाया। भले ही छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, लेकिन वहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज़्यादा हावी रहा। तो ऐसा
झारखंड में क्या रहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर नक्सलिज्म हावी नहीं हो पाए? वो इसलिए हुआ है कि चाहे मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबों के कार्यकर्ता, मैं इस बार में एक बतौर पुलिस ऑफिसर कह सकता हूँ, सारे एक या दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में रहते हैं जी। उनके संगठन, विचारधारा पार्टियों की अलग हो सकती है, लेकिन एक जो कनेक्टिविटी है विद द लोकल पीपल और उनकी अच्छाई के लिए, उनको उनके प्रगति के लिए उनकी अपनी संस्थाएं हैं, वहाँ काम करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत आश्चर्य लगता है इस बात को जानकर कि ऐसी संस्थाएं दुरूह क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जंगलों के बीच में, जहाँ पुलिस को पहुंचने में 1, 1.5, 2 दिन लग सकता है जी। और वहाँ निहत्थे काम कर रहे हैं। और नक्सलियों को मालूम है कि अगर ये लोग सफल हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इतना काम किया हुआ है, वो लोगों के दिलों में इस तरह से राज करते हैं कि नक्सली ये जानते हुए कि वो इनके पास बंदूक और असलहे नहीं है, लेकिन ये है उनके लिए ज़्यादा खतरनाक क्योंकि ये उनके सिद्धांतों के पर खतरा है, उनकी सोच पे खतरा है, लेकिन उनको टच नहीं करते क्योंकि लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लोगों के दिलों पे राज करते हैं वो लोग। तो कुल मिला के कि अगर आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी अलगाववाद, कोई भी आतंकवाद, कोई भी नक्सलवाद सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं मानता हूँ, और मैं ये तो नहीं करूँगा कि अब राज वाली बात मतलब उनकी मैं तो ये आकांक्षाओं को कहूँगा कि आपको बताऊं कि देश इस मामले में बहुत अच्छा है कि यहाँ के आम लोगों को किसी भी चीज से बहुत उम्मीद नहीं होती है। ये सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन बहुत उम्मीद किसी चीज से नहीं होती है। लेकिन उनकी जो छोटी छोटी उम्मीदें हैं और जो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक पुरुष या स्त्री होने के नाते जो बहुत जायज है, अगर वो भी आप पूरा नहीं करिएगा तो फिर मैं समझता हूं कि आपने अच्छा काम नहीं किया है। और चूंकि उनकी उम्मीदें बहुत कम है और आप करते हैं तो आपको बहुत दिल से चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था आईपीएस में आने से पहले, फिर आईपीएस में आया। लोगों के मानस में रहता है कहाँ एक शिक्षक, कहाँ पुलिस, दोनों अलग अलग तरह की चीजें। और दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरा एक लंबा संबंध रहा है। मेरी वाइफ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती नहीं, तो सब लोग मिलते जुलते रहते। और एक सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि शुरुआती दौर में 5-7 सालों में कि आप छोड़ के चले गए दिल्ली विश्वविद्यालय, तो कैसा है तजुर्बा रहा है? और मैं उनको बहुत छोटी चीज बताता हूँ। मैं जिलों का एसपी था, लोग आते हैं मिलने के लिए। जो भी पुलिस अधीक्षक या जिला पदाधिकारी 24 घंटे नहीं, सिर्फ 2 या 3 घंटे आम लोगों से मिलने के लिए दरवाजे खोल के रखता है, चाहे उनका जो मेन ऑफिस है वो या जो घर में कैंप ऑफिस है वो। लोग आते हैं अपनी परेशानी बताने। आपको मालूम है कि ये परेशानी कौन दूर करेगा? आप फोन उठा के उसकी मौजूदगी में कह दीजिए। आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ मिले, आपने प्यार से उसकी बातें सुनी, आपने विनम्रता से उसको एक ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। इसमें कितना मिनट लगा होगा और कितने पैसे लगते हैं और जिससे उसको शिकायत है या जहां से उसको उम्मीद है मदद की, उसको आपने फोन करके कहा कि ये मेरे पास आए, ये बात बोल रहे हैं, आप जांच करिए और उस पर कार्रवाई करके मुझे खबर कीजिए। यही किया ना आपने? जी जी। 2 मिनट की कहानी है जी, आपको लोग भगवान मानने लगते हैं। ठीक बात है। और ये सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा उम्मीद लेके वो नहीं आते। All that you have done is that you have been polite and you gave a patient hearing. तो मैं अपने विश्वविद्यालय के दोस्तों को कहता हूं कि कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें इतना कम इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा रिटर्न मिलता हो। सर, इस कन्वर्सेशन को हम फिर यहाँ पे रोकेंगे और अब हम आपसे थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में, थोड़ा सा जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं उन सब के बारे में
एक अलग सेगमेंट में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक देखते रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।